गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगतिका यानी थर्मोडायनेमिक्स। आज हम इसके 12वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी। कई एंथैल्पियों के बारे में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, आज हम उन्हें और आगे देखेंगे। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.5 पर दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। हम्म तो देखो, अभी हमने पिछले भाग में द्विपरमाणुक अणुओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बहुपरमाणुक अणु के बारे में देखेंगे। ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम एक बहुपरमाणुक अणु जैसे कि CH4 पर विचार करते हैं। ठीक है, एक अणु जैसे कि अगर हम मीथेन की बात करें CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो ये क्या हुआ? बहुपरमाणुक अणु हुआ। ठीक है, इसके कड़न के लिए ऊष्म रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार दी जाती है। ठीक है, अगर हम इसके कड़न की बात करें तो इसके लिए जो ऊष्म रासायनिक अभिक्रिया है वह इस प्रकार से दी जाती है कि CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन में टूट गया। ठीक है, CH4 जो कि गैसीय अवस्था में था, वह कार्बन गैसीय अवस्था में और 4 हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में। तो इसकी जो कड़न एंथैल्पी है डेल्टा AH है, वह कितनी होगी? 1665 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, मीथेन में जो चारों CH आवंत है ये समान होते हैं, है ना? हमें पता है ना, CH4 में CH आवंत होते हैं हमारे पास 4, है ना? CH 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 CH, है ना? और इसी वजह से हमने CH4 बोलते हैं, है ना? एक C और H, एक C और H, एक C और H और एक C और H। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और एक बीच में कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो CH आवंत है ना, 4 CH आवंत है हमारे पास। तो मीथेन में जो चारों CH आवंत है यह समान है, इसलिए जो मीथेन अणु में सभी CH आवंतों की जो आवंत दूरी एवं आवंत ऊर्जा भी एक समान होती है। तथापि प्रत्येक CH आवंत को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मतलब आवंत समान होते हैं, ठीक है, और आवंतों की जो आवंत दूरी और आवंत ऊर्जा है यह भी समान होती है। फिर भी जो CH आवंत को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से दी गई है। मीथेन में चारों CH आवंत समान है ना? और इसलिए मीथेन अणु में जो सभी CH आवंतों की आवंत दूरी एवं आवंत ऊर्जा भी समान है। तथापि लेकिन जो उनकी आवंत को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है ये भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अगर हम CH4, जैसे ये CH4 CH3 और एक H में टूट गया, है ना? CH4 अभिक्रिया में क्या हुआ? CH4 से CH3 मिला और एक हाइड्रोजन, मतलब एक CH आवंत टूट गया। ठीक है, तो इसके लिए जो डेल्टा बॉन्ड H है ना, जो आवंत की ऊर्जा है, आवंत को तोड़ने के लिए ऊर्जा है, वह कितनी? 427 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, अब हम जब इस CH3 में से, मतलब अभी हमारे पास 4 H थे, है ना? 4 आवंत थे CH के, अब हमारे पास 3 आवंत है CH के। अब जब 3 आवंत है CH के, इसमें से एक आवंत टूटेगा तो हमें CH2 और एक H मिलेगा। ठीक है, ये सभी जो है पदार्थ हैं ये गैसीय अवस्था में है। ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा बॉन्ड H है इसका मान कितना है? 439 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ऐसे ही जब हम CH2 से CH और एक हाइड्रोजन मिलता है ना, अब हमारे पास सिर्फ 2 CH आवंत है, जिसमें से एक टूटेगा तो हमें CH प्लस H मिलेगा, और ये सभी भी गैसीय अवस्था में। तो जो डेल्टा बॉन्ड H है वह कितना हुआ? 452 किलो जूल पर मोल हुआ, है ना? और अंत में जब हमारे पास एक CH आवंत है ना, CH, तो इसे ये टूटेगा कार्बन और एक हाइड्रोजन में, तो इसमें जो डेल्टा बॉन्ड H है वह कितना हुआ? परिवर्तन कितना हुआ? 347 किलो जूल पर मोल हुआ। ठीक है, तो अतः CH4 से C+4H बनने में जो कर्ण एंथैल्पी है वह कितनी? 1665 किलो जूल पर मोल हुई, इन सभी का योग। ठीक है, पहले CH4 से CH3 और H, तो उसमें हमें ऊर्जा डेल्टा बॉन्ड H है कितना हुआ? 427 किलो जूल पर मोल। CH3 से CH2 प्लस H में 439 किलो जूल पर मोल, और CH2 से CH और H में 452 किलो जूल पर मोल, और अंततः CS से C और H में 347 किलो जूल पर मोल। इन सभी का योग हुआ 1665 किलो जूल पर मोल, जो कि इसकी कड़न एंथैल्पी है ना? तो CH4 से जब कार्बन और 4 हाइड्रोजन निकलते हैं तो कड़न एंथैल्पी कितनी होती है? प्लस 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे समझ आ गया? चलो, अब हम CH4 में CH बंध की औसत आवंत एंथैल्पी परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने चारों देखे और चारों आवंत को जब तोड़ा तो उन सब में जो ऊर्जा थी वो अलग अलग आई, है ना? एक में 427 है, 439, 452 और 347, लेकिन हमें एक औसत आवंत एंथैल्पी चाहिए, है ना? तो अब हम CH4 में CH बंध की औसत आवंत एंथैल्पी परिभाषित करते हैं, जो कि कितनी हुई? ये कितनी थी? 1665 किलो जूल पर मोल, है ना? तो हम इसका एक चौथाई कर देंगे,
ठीक है, इसका एक चौथाई किया तो हमें मिला 416 किलोजूल पर मोल। तो जो 416 किलोजूल पर मोल है, ये हुई बंध की औसत आवंत एंथैल्पी। ठीक है, हम देखते हैं कि मीथेन में सी एच बंध की जो औसत औसत आवंत एंथैल्पी है वह कितनी है, 416 किलोजूल पर मोल है। यह पाया गया कि विभिन्न यौगिकों जैसे CH3CH2Cl, CH3NO2 आदि में जो CH बंध का औसत आवंत एंथैल्पी मान है वह एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, CH4 का कितना है, 416 किलो जूल पर मोल। ऐसे अगर हम अन्य और भी विभिन्न यौगिकों की बात करें, जैसे CH3CH2Cl की बात करें या फिर CH3NO2 की बात करें, तो इन सभी में जो CH बंध का औसत है वह आवंत एंथैल्पी मान, मतलब CH बंध का औसत आवंत एंथैल्पी मान है, वह एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। परंतु इन मानों में अधिक अंतर नहीं होता है ना, मतलब थोड़े भिन्न होते हैं लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, और हेस के नियम का प्रयोग करके हम आवंत एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब हम देखेंगे जालक इंथैल्पी को। ठीक है, तो एक आयनिक यौगिक की जालक इंथैल्पी वह इंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मूल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित हो जाए। ठीक है, तो जब एक मोल जो आयनिक यौगिक है वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, ये किसमें, गैसीय अवस्था में। ठीक है, जब एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, तो हम उस एंथैल्पी परिवर्तन को जालक एंथैल्पी बोलते हैं। इस अभिक्रिया में जो भी इंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम जालक इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो एक आयनिक यौगिक की जालक इंथैल्पी वह इंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मूल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। ठीक है, चूंकि जालक इंथैल्पी को प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, क्योंकि जो जालक इंथैल्पी है इसको हम प्रयोग द्वारा इसका पता नहीं निकाल सकते, है ना, मतलब इसे ज्ञात नहीं कर सकते प्रयोगों द्वारा, ये लगभग असंभव है। अतः हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रयोगों से तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं जहां एक एंथैल्पी आरेख बनता है। ठीक है, जहां हम एक एंथैल्पी आरेख बनाते हैं और इसे हम बॉर्न हेबर चक्र या फिर बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। ठीक है, जैसे इस चित्र से देख लीजिए, है ना, ये NaC की जालक एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी आरेख है ना। देखो, ये जो है ये है बॉर्न हेबर साइकिल या फिर बॉर्न हेबर चक्र। ठीक है, अब देखिए हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो, आइए हम निम्नलिखित पदों में Na+Cl- की जालक एंथैल्पी की गणना करते हैं। ठीक है, तो पहला, जब Na ठोस से गैसीय अवस्था में गया, ठीक है, तो सोडियम धातु का ऊर्ध्व पातन। ठीक है, तो हमें सोडियम धातु का ऊर्ध्व पातन बताना है, सोडियम का सब्लिमेशन। ठीक है, जब वो Na ठोस से Na गैसीय में गया, तो उसमें जो डेल्टा सब H है ये कितना हुई, 108.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सोडियम था, सोडियम अपनी ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में गया, तो जो ऊर्जा हुई वो कितनी हुई, 108.4 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा सब H कितना हुआ, 108.4 किलो जूल पर मोल, है ना। अब जो Na है, ये जो Na सोडियम है, वह गैसीय अवस्था से Na प्लस सोडियम मतलब Na प्लस में गया, अपनी गैसीय अवस्था में ही Na से Na प्लस दिया, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया या दान दे दिया। ठीक है, तो जो ऊर्जा है डेल्टा आई एच कितनी हुई, 496 किलो जूल पर मोल हुई, है ना, जब Na गैसीय अवस्था में Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में टूट गया, मतलब Na से Na प्लस बन गया सोडियम परमाणु का जो आयन एंथैल्पी। ठीक है, तो डेल्टा आई एच माइनस कितनी है, 496 किलो जूल पर मोल हुई। ठीक है, ऐसे ही जब जो हाफ Cl2 थी वह गैसीय अवस्था में हाफ Cl2 से Cl में, मतलब क्लोरीन का वियोजन हुआ जब। ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये हाफ Cl2 से जब Cl में गई, है ना, Cl में गई मतलब जब क्लोरीन का वियोजन हुआ। ठीक है, जब क्लोरीन का वियोजन हुआ, तो इस अभिक्रिया की जो एंथैल्पी आवंत वियोजन एंथैल्पी है की आधी है। ठीक है, जो एंथैल्पी है वह आवंत वियोजन एंथैल्पी की आधी है। ठीक है, तो आधी किसकी, आवंत वियोजन डेल्टा बॉन्ड H की आधी है, जो कि कितनी हुई, 121 किलो जूल पर मोल हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ Cl2 Cl में बदला गैसीय अवस्था में, तो ऊर्जा कितनी हुई, 121 किलो जूल पर मोल हुई। ठीक है, अब चौथे में हम देखेंगे कि क्लोरीन जो है ना, ये जो क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन ऋणात्मक क्लोरीन आयन में है ना, Cl से Cl माइनस बनने में जो परिवर्तन आया। ठीक है, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस आयन बनाता है ना, और ये सभी क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्रहण इलेक्ट्रॉन लब्धि, है ना, तो इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है,
डेल्टा EgH है वह कितना हुआ, 348.6 किलो जूल पर मोल है। तो ये हुआ 348.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी आरेख। ठीक है। ठीक है, तो ये था Na+Cl- की जालक एंथैल्पी की गणना, अभी हमने 4 पदों में देखी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम देखेंगे आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो देखो, आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता पदों को परम शून्य तापमान पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता पदों को हमने परम शून्य, ठीक है, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या फिर परम शून्य तापमान पर हमने इन्हें परिभाषित किया है। किसी अन्य तापमान पर इनका मान अभिकारकों तथा उत्पादों की ऊष्म धारिता की सहायता से परिकलित किया जा सकता है। ठीक है, हमें पता है ये परम शून्य पर तापमान पर हमें पता है, लेकिन किसी अन्य तापमान पर इनका जो मान है वह अभिकारक तथा उत्पादों की ऊष्म धारिता की सहायता से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो एम गैसीय अवस्था से M+ में गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, दान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ M से M+ हुआ, है ना, और इधर M ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना, और वह M- बन गया। ठीक है, यहाँ M ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये है आयनन के लिए और ये है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो तापमान T पर एंथैल्पी परिवर्तन नीचे लिखे समीकरण की सहायता से परिकलित किया जा सकता है। ठीक है, तापमान T पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह इस समीकरण से पता किया जा सकता है। तो डेल्टा आर एच टी तापमान पर क्या होगा, डेल्टा आर एच शून्य तापमान पर और 0 से T के बीच में, मतलब 0 से T हम इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा आर CP dt का। ठीक है, तो डेल्टा आर एच क्या हुआ, T तापमान पे, डेल्टा आर एच शून्य तापमान पे, और योग इसका योग होगा 0 से T जब हम एकीकरण करेंगे डेल्टा आर CP dt का। ठीक है, CP क्या है, समान दाब पे C को हम CP बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, उपरोक्त अभिक्रिया में भाग ले रहे प्रत्येक पदार्थ की ऊष्म धारिता, ठीक है, CP5/2R और CB3/2R है। इसलिए जो डेल्टा आर CP है ना, जो डेल्टा आर CP है ये 5/2R है आयनन के लिए, और डेल्टा आर CP -5/2R है इलेक्ट्रॉन लब्धता के लिए। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा के लिए कितना है, 5/2R, और इलेक्ट्रॉन लब्धता के लिए कितना है, -5/2R। इस प्रकार जो डेल्टा आर एच है ना, जब हम 5/2R रखेंगे, है ना, डेल्टा आर एच जब हम 5/2R रखेंगे तो हमें 5/2 RT मिलेगा, जो कि क्या है, आयनन ऊर्जा है, E0 है ना। आयनन ऊर्जा कितनी होगी, 5/2 RT। और अगर हम इलेक्ट्रॉन लब्धता के लिए के लिए देखें तो जो डेल्टा आर CP है इसका मान कितना है, -5/2R है। तो डेल्टा आर एच इलेक्ट्रॉन लब्धता के लिए कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कितनी आएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह कितनी आएगी, -5/2 RT आएगी, है ना। तो डेल्टा आर एच कितना हो गया, -5/2 RT। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 5.5 पर दी हुई है। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम इसे और आगे समझेंगे, क्या, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी। तब तक आप इसे पुस्तक से एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।